जब हंटर्स एसोसिएशन के सबसे बेहतरीन एजेंट उस रहस्यमयी पोर्टल में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। एस रैंक के राक्षसों और दानवों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं, और ये सब किसी एक नंगे आदमी ने अकेले ही किया था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि देखकर सब दंग रह गए। वो शख्स पिछले 300 सालों से उस दुनिया में कैद था, लगातार लड़ते हुए और हर दिन और भी ताकतवर बनते हुए। जब आखिरकार वो बाहर निकला और आधुनिक दुनिया में पहुंचा तो सबसे ताकतवर हंटर भी उसके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे लगने लगे। मगर किसी को नहीं पता था कि उस आदमी की असली कहानी कई सदियों पहले शुरू हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया, ऐसी जगह जो किसी परिकथा जैसी लग रही थी। ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि ये दुनिया तकनीक के मामले में धरती से बहुत पीछे थी, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग सा आकर्षण था। जिस घर में वो उतरा वो कोई झोंपड़ी नहीं बल्कि काफी अमीर घर लग रहा था। एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी पिछली जिंदगी में काम करते करते मर गया था और जिसका कोई परिवार नहीं था। ये तो किसी सपने जैसा था। और सबसे बड़ी बात, वो औरत जो उसे गोद में पकड़ी थी वही इस नवजात बच्चे की माँ थी। वो औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी कि कोई भी पिघल जाए। 3 साल बाद जब उसने झूले से निकलकर पहली बार अपने नन्हे पैरों पर खड़ा होकर खिड़की के बाहर झांका तो उसकी आंखें चमक उठीं। बाहर की दुनिया उसे बहुत बड़ी और जादुई लगी। लेकिन जैसे ही वो इस नज़ारे में खोया हुआ था, नौकरानी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी छोटी सी आज़ादी वहीं खत्म हो गई। कुछ समय बाद उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, वो तो असल में ग्रैंड डची का हिस्सा था, पूरे साम्राज्य में मशहूर। और तब पता चला कि ये छोटा लड़का कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खुद लायन हार्ट साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक ड्रौनिया का बेटा था, यानी कि सीधा शाही खानदान का वारिस। 8 साल बाद लायन, अब यही उसका नाम था, ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तलवारबाजी सीखने की, ताकि वो एक दिन साम्राज्य का शूरवीर बन सके। वो अक्सर सोचता कि क्या इस दुनिया में की या ऑनरा जैसी चीजें भी होती हैं, या ये सब बस कहानी की बातें हैं। उसका मेंटोर था सर गॉथिक, जो कि शाही महल से आए एक लेजेंडरी होली नाइट थे। वही अब उसका गुरु बन चुका था। गॉथिक के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान था कि वो ग्रैंड ड्यूक ड्राउनिया के बेटे को खुद ट्रेन कर रहा है। लेकिन लायन के लिए 14 साल का होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गॉथिक नाम का ये आदमी असल में तो इंसान के रूप में छिपा कोई राक्षस लगता था। चाहे लायन कितनी भी कोशिश कर ले, सर गॉथिक पर उसका एक वार भी असर नहीं करता था। नाइट बनना सिर्फ तलवार घुमाना नहीं था, इसके पीछे एक पूरा सफर था जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। क्वेस्ट्स पूरी करनी होती थीं और सम्मान के साथ उपाधि कमानी होती थी। और अगर तुम्हारा सपना होली नाइट बनने का हो तो तुम्हें खुद होली ग्रेल द्वारा चुना जाना पड़ता था और उसका पवित्र जल पीना होता था। ग्रैंड ड्यूक ड्राउनिया का उत्तराधिकारी होने के नाते लायन को सिर्फ लड़ना नहीं सीखना था, उसे यह भी सीखना था कि एक दिन पूरे डच्ची को कैसे संभालना है। लेकिन सर गॉथिक के साथ ट्रेनिंग किसी युद्ध से कम नहीं थी। उनकी तलवार का एक ही झटका लायन को हवा में उड़ा देता था हर बार। एक होली नाइट बनने की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करना ताकि वो उत्तराधिकारी कहलाने लायक बने। लायन को तो ये किसी सजा से कम नहीं लगता था। कई बार तो उसने आसमान की तरफ देखकर देवताओं से मदद की भीख मांगी, उस ईश्वर से जिसमें उसे खुद यकीन भी नहीं था। लेकिन जब वो 16 साल का हुआ, बारिश में भीगा हुआ, रास्तों पर भटकता हुआ, तब जाकर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उसने अपनी असली यात्रा शुरू की। पहला कदम उठाते ही उसने दूर आग की लपटें देखीं और किसी की चीख सुनाई दी। उधर ऑर्क्स का एक झुंड हमला कर चुका था। देवी की नजर में आने के लिए सिर्फ तलवार चलाना ही काफी नहीं था, नाम कमाना पड़ता था, नेक कामों का ढेर लगाना पड़ता था। तभी देवी की कृपा मिलती थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो सर गिल्डास को बुलाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी हंगामे में लायन को अपनी तलवार आजमाने का मौका मिला। वो जोश में भरकर ऑर्क्स पर टूट पड़ा, उन बदसूरत राक्षसों को गालियां देते हुए जो साम्राज्य की धरती पर पैर रखने की हिम्मत कर चुके थे। और फिर जब लायन 20 साल का हुआ, वो आखिरकार देवी एरियाना के सामने खड़ा था। वो हकीकत में थी, दिव्य सुंदरता से चमकती हुई। उसने लायन को एक नया कार्य सौंपा, अपने सम्मान और विश्वास को साबित करने का। और बिना किसी झिझक के उसने देवी का आदेश स्वीकार कर लिया। सालों तक खुद को हद से ज्यादा धकेलने के बाद आखिरकार लायन को वो पद मिला, होली नाइट का खिताब। उसके बाद तो जैसे लायन पर कोई लगाम ही नहीं रही। उसने ऑर्क्स का सफाया किया, गोब्लिन्स को मिटा डाला और दुष्ट पंथों को पूरी तरह कुचल दिया। उसकी ताकत और नाम दोनों बढ़ते गए और कुछ ही समय में उसे वॉर नाइट की उपाधि मिली, यानी अब वो बाकी नाइट्स का नेता बन चुका था। लायन ने अकेले ही 7 लाख से ज्यादा ऑर्क्स का खात्मा कर दिया। लेकिन जब वो 35 साल का हुआ तब एक भयानक युद्ध छिड़ा। आर्गन मेजेस्टी लायनहार्ट, जिसे लोग जीवित संत और अर्ध देवता कहते थे, साम्राज्य द्वारा बुलाए गए आर्क डेमंस से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑर्क्स के खत्म होने के बाद अब राक्षसों ने तबाही मचा दी। इंसानियत फिर से देवताओं की शरण में जाने लगी। लायन ने गुस्से में उन पागल जादूगरों को कोसा जिनकी लापरवाही से ये सब हुआ था। राज्य का सिंहासन अब खाली था और किसी नए होली नाइट को चुना जाना था जो किंग लायनहार्ट की विरासत को आगे बढ़ा सके। तभी देवी एरियाना ने लायन ड्राउनिया की ओर देखा और उसने बिना हिचकिचाए देवी का आह्वान स्वीकार किया, ये शपथ लेते हुए कि वो कभी अपने लोगों को निराश नहीं करेगा।
और इसी के साथ देवी एरियाना ने उसे सौंपा पवित्र खजाना लायन हार्ट, और लायन ने प्रण लिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक होली ग्रेल की रक्षा करेगा। यूं ही लायन धीरे धीरे ग्रैंड ड्यूक ऑफ ड्राउनिया बना और फिर लायन हार्ट साम्राज्य का राजा बन गया। 80 साल की उम्र तक उसने जिंदगी में 3 भयानक युद्ध झेले। ऑर्क्स से लड़ा, एक कुबड़ वाले पागल जादूगर का सामना किया जो आर्क डेमन बन गया था, और साम्राज्य द्वारा फैलाए गए अराजकता से निपटा। जब साम्राज्य की काली जादू की संस्थाएं फिर से विकृत प्रयोगों में लग गईं, तो लायन ने उनका पतन उन्हीं पर थोप दिया, उन लोगों पर जिन्होंने उत्तरी पंथ नॉर्दर्न कल्ट को अपनाया और देवताओं से मुंह मोड़ लिया। उसका मानना था कि यह सब तब शुरू हुआ जब साम्राज्य ने उन लोगों को अधिकार दे दिए जो इसके लायक ही नहीं थे। गुस्से में भरकर लायन ने नाइट्स को युद्ध के लिए बुलाया और अपने अभियान की शुरुआत की। साम्राज्य को जीतने की ठान ली, लेकिन 96 साल की उम्र में एक पागल आदमी जो अमृता की तलाश में था ने राजधानी में ऐसा कांड किया कि 3 मिलियन लोग एक साथ आत्महत्या कर बैठे, सिर्फ इसलिए ताकि लॉर्ड ऑफ कैओस को बुलाया जा सके। लायन ने अपनी पवित्र तलवार उठाई, वो तलवार जो अब भी पिछले युद्ध में गिरे ऑक्स के खून से सनी हुई थी, और अपने नाइट्स के साथ साम्राज्य की ओर कूच किया। फिर आया वो समय जब लायन 121 साल का था। पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी थी। आर्यन से कहा, गर्व करना बेटे, क्योंकि तुम्हारा पिता सम्मान के साथ मर रहा है और अब देवताओं के बीच अपनी जगह लेने जा रहा है। तब लायन ने अपने नाइट्स को इकट्ठा किया और पूछा, क्या तुम उस दुश्मन की आवाज सुन सकते हो जिसने हमारे भाइयों को छीन लिया? उस बेमदद और उजाड़ भूमि में भी उसने उनमें साहस के बीज बो दिए, याद दिलाया कि सम्मान का मतलब अभी भी कुछ है। दुश्मन को पूरी दुनिया में फैलने से रोक पाना नामुमकिन था, लेकिन देवी, जो पवित्र तलवार, भाला और ग्रेल की धारक थीं, अंत तक उसके साथ खड़ी रहीं। यही वो पल था जब उन्होंने पूरा हमला किया। उस सर्दियों लायन की सेना ने धरती पर बिखरे अरबों शैतानों के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी। बर्बरों के गुलामों को मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, और भाले और ढाल लिए नागरिक नाइट्स भी सम्मान के साथ वीर नाइट्स के पास ही लड़े, वही नाइट्स जिन्हें सभी देवताओं और पवित्र मंदिरों ने चुना था। लायन ने शैतानों और आर्च डेमन्स का अंत तक सफाया किया, ये दिखाते हुए कि सच्चा होली नाइट क्या होता है। जब वो 256 साल का था, उसने आखिरी डेमन गेट नष्ट कर दिया और शेष गंदगी के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। और जब वह 300 का हुआ, किसी ने देखा कि एक चमकता हुआ योद्धा जिसने ग्रिम आर्च डेमन को एक ही वार में ढेर कर दिया, मैदान में खड़ा है। जब लोगों ने पूछा कि वह कौन है, तो लायन सूर्य की तरह उभरते हुए आगे बढ़ा और घोषणा की, मैं किंग लायन ड्राउनिया लायन हार्ट हूँ, शानदार नाइट्स का नाइट और पवित्र मंदिरों की इच्छा का वाहक। यही साल था जब नाइट किंग की वापसी हुई, ठीक उसी समय जब उसने हर आखिरी शैतान को समाप्त करके धरती वासियों से सामना किया। उसके बाद सोल के केंद्र में एक रहस्यमयी गेट खुला, जिसे अज्ञात ब्लैक क्लास खतरा के रूप में रैंक किया गया। कोरिया और वैश्विक हंटर एसोसिएशंस ने बड़े गिल्ड्स को इसे राइड करने के लिए बुलाया, लेकिन सभी अज्ञात खतरे के कारण पीछे हट गए। सरकार ने अंततः कोरियाई हंटर एसोसिएशन को इसे पहले जांचने का आदेश दिया, यानी उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया। अंदर जाने पर एसोसिएट मैनेजर हानहार की पहली नजर एक पूरी तरह नंगे आदमी पर पड़ी, और वह इसे भूल ही नहीं पा रही थी। हेड मैनेजर किम जिन सू ने उसे एक कप कॉफी देते हुए होश में लाया। हानहार ने बताया कि किसी ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जिन सू को तो उम्मीद थी ही। एक ब्लैक रैंक्ड डेमन गेट, एक महान शैतान, और फिर भी किसी तरह सभी जीवित बाहर निकल आए। उस एक आदमी की वजह से ये सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। हानहार ने लायन से सवाल किया, ये दावा करते हुए कि उसने गेट के अंदर दूसरी दुनिया का जीवित बचा हुआ हिस्सा होने के नाते अपनी जान बचाई। असल में कुछ लोग पहले भी गेट रियल्म्स से बाहर निकल चुके थे। पिछले 30 सालों में इन गेट्स का एक पैटर्न देखा गया था। कभी ये किसी मरती हुई दुनिया की तरफ ले जाते थे, कभी किसी पहले ही तबाह हो चुकी दुनिया में। कभी कभी डेमन रियल्म से लौटे जीवित लोग अपनी पागल ताकत के साथ बाहर आते हैं, इसलिए सरकार उन्हें सपोर्ट और स्काउट करने की पूरी कोशिश करती है। हानहार ने लायन में काबिलियत देखी और उसे कुछ और भी पता था, जिनसे सू भी चौंक गई। देखा जाए तो ए रैंक हंटर भी हाई रैंकिंग डेमन्स के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर भी लायन ने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। वही जानवर जो एस रैंक्स को भी कांपने पर मजबूर कर देता, उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी जिन सू को लायन के पूरे शाही रवैये की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हानहार इसे अनदेखा कर देता है, सोचते हुए कि शायद ये लड़का सच में अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, सामने का सीन देखकर सब दंग रह जाते हैं। लेओन मजदूरों पर चिल्ला रहा होता है, गुस्से में आकर उस मजबूत शीशे को तोड़ देता है जिसे तो राक्षस भी नहीं फोड़ सकते। अब भला ये कहाँ का अच्छा इंसान हुआ, ये तो पूरा घमंडी शेर निकला, जिसे खुद पर जरूर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। करीब 15 मिनट पहले पूछताछ वाले कमरे में लेओन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि वो कभी बीसियों का एक आम लड़का था जो ओवरवर्क के चलते मर गया था, लेकिन किस्मत ने उसे एक नए दुनिया में दोबारा जन्म दिया, जहां वो राजा और योद्धा बन गया। 100 सालों तक राज्य किया और पूरे 200 साल तक राक्षसों का सफाया करता रहा। अब जब वो दोबारा धरती पर लौटा है, तो उसे खुशी है कि इस जगह की कुछ बातें अब भी याद हैं। उसने तय किया कि अपनी असली पहचान छुपा कर रखेगा। आखिर नाइट किंग सुनने में कहीं ज्यादा दमदार लगता है बनिस्बत किसी थके हारे ऑफिस वाले बंदे के। और भाई साहब, शाही रवैया तो उसने छोड़ने से इनकार ही कर दिया है। गंजा एजेंट उसे संभालने में पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन लेओन तो उसे या तो कोई सरकारी चमचा समझ रहा था या कोई ऐसा जो बस इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। जब एजेंट ने ब्लैक गेट और लेओन के डेमन स्लेइंग के बारे में बात छेड़ी, तो लेओन ने गर्व से बीच में टोकते हुए कहा,
मैंने बुराई की हर प्रजाति को खत्म किया है और नाइट्स के सम्मान की रक्षा की है। फिर तो उसने उस एजेंट को आदेश दे डाला कि अब से वो उसका सचिव बने और उसकी वीरता की गाथा दर्ज करे। बेचारा गंजा कल्चर डिफरेंस का बहाना बनाकर मान भी गया। लियोन हल्के हल्के इशारों में समझा देता है कि राजाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। मतलब साफ था, भाई को भूख लगी थी। ये सुनते ही बेचारा एजेंट फटाफट खाने का इंतजाम करने निकल जाता है। असल में लियोन जानना चाहता था कि उसके जाने के बाद इस दुनिया में आखिर क्या क्या बदल गया। तभी गंजा एजेंट समझाने लगता है, करीब 30 साल पहले अचानक पूरी दुनिया में गेट्स खुलने लगे। उन गेट्स से राक्षसों और दानवों की भीड़ आने लगी। शुरू में तो इंसानों को बहुत नुकसान हुआ, पर धीरे धीरे पता चला कि हर गेट का अपना एक थीम होता है। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अंदर का डंजन फट जाता है और तबाही मचा देता है। लियोन ये सब सुनते सुनते सोच में डूब गया। उसे अपने पुराने संसार की याद आने लगी, जहां दानवों के आक्रमण से दुनिया बर्बाद हो गई थी। उसे लगा जैसे ये सब इंसानों को मजबूत बनाने की कोई दिव्य परीक्षा हो। इतने में खाना आ गया, गर्मा गर्म हड्डी का सूप जो घंटों तक पकाया गया था, ऊपर से सही मसाले और साथ में करारी किमची। एक वक्त का मजदूर होने के नाते उसके लिए ये खाना तो जैसे भोग था, सुकून और यादों से भरा हुआ। मगर नहीं, शाही ठाट बाट तो छोड़ने नहीं थे। वो चेहरा सख्त बनाकर बोला, क्या किसी राजा को तुम लोग ऐसा आम आदमी वाला खाना परोसते हो? ये तो मेरे दर्जे का अपमान है। फिर उसने सबको याद दिलाया, मैं हूँ लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट, उस दुनिया का महान रक्षक, ईश्वर द्वारा चुना गया होली ग्रेल का संरक्षक, पवित्र तलवार और भाले का धारक। मैंने लाखों दानवों का संहार किया है। मैं अराजकता और द्वेष का स्वामी हूं और 300 साल के युद्ध की जीवित कथा। धरती पर दोबारा लौटकर भी लियोन अपने नाइट किंग का भार अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। बाद में जब उसे बढ़िया जूसी स्टेक परोसा गया, तब जाकर उसकी शाही शान बहाल हुई। जिन्स सू सोच में पड़ गया, ये बंदा इतना घमंडी है, फिर भी इसे चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स पहचान में कैसे आ गए? हनहारी तो बस ये देखकर चैन की सांस ले रही थी कि लियोन आराम से टी बोन स्टेक खा रहा है और साथ में 1993 की रेड वाइन का मजा ले रहा है। जिन्स सू इशारे से हारी को सवाल जवाब शुरू करने को कहता है, लेकिन बेचारी हारी तो डर के मारे हकलाने लगती है। आखिर लियोन की पुरानी रॉयल भाषा कौन समझे? जिन्स सू थोड़ा चिढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, कहीं ये लियोन इस हारी में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा? आखिर उसने उसे बहादुर कहा था और बाकी सबको डांटने के बाद भी उसे कमरे से नहीं निकाला था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर हारी धीरे से दरवाजे पर झांकती है और बहुत विनम्रता से पूछती है, महाराज क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लियोन, जो उस वक्त अपना मुंह पोंछ रहा था, तुरंत उसे पहचान लेता है। वही तलवारबाज लड़की मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। ये देखकर हारी का दिल खुश हो जाता है। वो झिझकते हुए पूछती है, आपको खाना पसंद आया? लियोन सिर हिलाते हुए कहता है, रसोइये की नीयत और कला दोनों ही सराहनीय है। गुस्सा खाने पर नहीं था, बस इस बात पर था कि एक राजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए ये तुम लोगों को नहीं मालूम। वो नरम आवाज में समझाता है कि किसी विदेशी राजा के साथ जो बर्ताव किया जाता है वही किसी देश की प्रतिष्ठा दिखाता है। ये सुनकर हारी के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने वाकई में थोड़ी बेअदबी कर दी थी, लेकिन लियोन उदारता दिखाता है। उसका नाम हारी कंफर्म करता है और बातचीत में यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में अब भी दानव आतंक मचा रहे हैं। हारी बताती है कि उसका मिशन है लियोन को साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन में शामिल करवाना। वो औपचारिक रूप से पूछती है, क्या राजा लियोन हमारे संघ में शामिल होने पर विचार करेंगे? लियोन सब समझ जाता है। 21वीं सदी की असली जंग तो अब देशों के बीच इन सर्वाइवर्स को भर्ती करने की है। वो जानता है कि अगर यहाँ रहेगा तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक राजा किसी और देश की सेना का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए वो फैसला करता है इस दुनिया में अपना खुद का नाइट्स ऑर्डर बनाएगा। हारी उसकी बात समझकर चुपचाप सिर हिला देती है। उसके पास कुछ कहने को नहीं था। बाद में जिन्स सू कहता है, अच्छा हुआ लियोन किसी देश या गिल्ड के झांसे में नहीं आया। हारी को यकीन नहीं होता कि एक सरकारी संगठन को भी ऐसे इंसान के आगे झुकना पड़ रहा है। गुस्से में वो बड़ी गिल्ड्स को लताड़ने लगती है। ये सब पैसे और ताकत के बल पर सर्वाइवर्स को खरीद लेते हैं। उसी वक्त जिन्स सू फीनिक्स गिल्ड का नाम लेने ही वाला था कि अचानक जमीन हिलने लगती है। अलार्म बज उठता है। हैनुम प्लेन्स में डंजन ब्रेक हो गया है। अगर वो जगह जो अनाज भंडार के पास है संक्रमित हो गई तो पूरी खाद्य आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी। हारी कहती है कि एस रैंक हंटर ली योंग वान फीनिक्स गिल्ड का है और वो ऑरेंज गेट को संभाल सकता है, लेकिन जिन्स सू को शक है ये लोग कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। लियोन सब सुन लेता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कहता है, अगर ये डंजन फटा तो ये खेतों तक फैल जाएगा और फसलें सड़ जाएंगी। इससे पहले कि देर हो जाए वो फैसला करता है अब कार्रवाई का वक्त है, और वो भी वहां जहां डियर्रा का कोई नियंत्रण नहीं। हरी हवा में उड़ती हरी चोगा पहने एक सुनहरी बालों वाली लड़की एक विशाल सफेद किले के पास नाचती हुई सी दिखती है, जबकि डंजन का कोर पूरी तरह तबाही मचा रहा होता है। उधर फीनिक्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर और एस रैंक हंटर ली योंग वान देखता है कि जिन्स सू और हारी वहां पहुंच गए हैं। जिन्स सू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये कमीना जानबूझकर डंजन ब्रेक होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी गेट प्रॉफिट टैक्स माफी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई थी। असल में टैक्स माफी नहीं मिलने के बावजूद फीनिक्स गिल्ड ने गेट से निकलने वाले जादुई क्रिस्टल और मॉन्स्टर मटेरियल बेचकर भारी मुनाफा कमाया था। लेकिन अब ये घटिया लोग 20 ट्रिलियन टैक्स देने से बचने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। इतनी बड़ी गिल्ड होने के बावजूद फीनिक्स वाले कभी संतुष्ट नहीं होते। जितना भी फायदा उठा लें हमेशा और चाहिए। जिन्स सू को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक टैक्स छूट न मिलने पर ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे।
हारी गुस्से में चिल्ला उठती है, हंटर ली योंगवान, 1 हफ्ता हो गया, गेट बंद करना जरूरी है। योंगवान बेफिक्री से मुस्कुराता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता है, लेकिन कुछ साथी जख्मी हैं तो थोड़ा मुश्किल है। कल संभाल लेंगे शायद, पर कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर जिन्स सू और हारी दोनों के खून खौल उठते हैं। हारी खुद को रोक नहीं पाती। क्या तुम्हारे अंदर देश के लिए जरा भी वफादारी नहीं बची? अगर हनुमा प्लेन्स संक्रमित हो गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। योंगवान ठंडी हंसी हंसता है, पिछले साल की बात भूल गई क्या? इस दुनिया में न्याय विचार जैसी बातें बस दिखावा है। यहाँ तो सब कुछ पैसे और ताकत से चलता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी गहरी आवाज सुनाई देती है, तुम जैसे घटिया नीच सोच वाले इंसान यही बोल सकते हो। योंगवान पलटकर गुर्राता है, क्या कहा तुमने? लेओन एक कदम आगे बढ़ता है और सख्त लहजे में बोलता है, तेरे जैसे नीच आदमी को एक राजा से इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर योंगवान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर वो दुनिया के टॉप 20 रैंक हंटर्स में से एक है और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का मास्टर भी। वो गुस्से में मुट्ठियां कस लेता है। लेओन पर हाथ उठाने ही वाला था कि हारी झट से बोल उठती है, रुको लेओन, वो सर्वाइवर है। बस ये सुनते ही योंगवान का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत झुककर सम्मान दिखाता है और पूछता है, क्या आप ग्रे गिल्ड से हैं महाराज? लेकिन लेओन को उससे कोई मतलब नहीं था। वो उसकी तरफ देखे बिना जिन्स सू से बोलता है, मुझे गेट की पूरी स्थिति साफ साफ बताओ। हारी और जिन्स सू दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब उनके साथ एक असली ताकत जुड़ चुकी थी। हारी समझाने लगती है, जब कोई डंजन फटता है तो उसकी दानवी ऊर्जा जमीन को संक्रमित कर देती है। वहां की फसलें उगनी बंद हो जाती हैं। हनुम प्लेन्स देश का मुख्य अनाज भंडार है। अगर वो खराब हुआ तो बड़ी तबाही होगी। इसलिए डंजन को क्लियर करके जमीन को शुद्ध करना जरूरी है। लेओन सब ध्यान से सुनता है और आदेश देता है, हारी, तुरंत मदद के लिए दस्ते बुलाओ। कल जब इन लोगों का वक्त खत्म होगा तब ये मिशन मेरी जिम्मेदारी होगा। लेकिन फिर वह जोड़ता है, उससे पहले मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा जब तक मुझे राजा की आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिलती। हारी समझाने की कोशिश करती है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेओन दृढ़ता से कहता है, एक सच्चा राजा नियमों का पालन करता है। उधर योंगवान के पसीने छूट जाते हैं। उसे लग रहा था जैसे किसी प्रेत से सामना हो गया हो। मन ही मन सोचता है, ये आदमी तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। जब आखिरकार राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, हारी लौटकर सब बताती है, महाराज अब सब तैयार है। वो झिझक कर पूछती है, पर क्या ये पुआल के गुड्डे वाकई जरूरी है? लेओन गंभीरता से समझाता है, संक्रमित भूमि को शुद्ध करने के लिए सही अनुष्ठान चाहिए। मैंने 2 चीजों की मांग की थी, पुआल के गुड्डे और उन्हें बनाने वाली माताएं। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेओन आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहता है, अब अपने हाथों से बनाए गुड्डे प्रस्तुत करो। और देखते ही देखते वहां गुड्डे बनाने की एक मजेदार प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। न्यायाधीश बनकर लेओन ने तो पूरी सभा हिला दी। पुआल के गुड्डों पर ऐसी सख्त टिप्पणी की कि ज्यादातर औरतें तो फेल ही हो गईं। यहां तक कि हारी को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। वो गुस्से में बोला, जिन औरतों ने बच्चों को जन्म दिया है वो ऐसे डरावने गुड्डे कैसे बना सकती हैं? आखिर में उसकी नजर एक बूढ़ी दादी पर पड़ी, करीब 80 साल की, जिन्होंने 12 बच्चों की परवरिश की थी। लेओन ने उन्हें सच्ची देशभक्त कहकर सराहा। आमतौर पर वो ऐसे मौके पर मेडल या तोहफा देता, लेकिन इस बार झुककर बस इतना कहा, माँ, अगर मैंने आपके हुनर की बेइज्जती की हो तो मुझे माफ करें। दादी शर्मा गईं। बाद में लेओन उस स्वीकृत गुड्डे को लेकर हनुमा प्लेन्स पहुंच गया, जहां सब तैयारी हो चुकी थी। वो मदर ऑफ द लैंड को वो गुड्डा अर्पित करता है और योंगवन की टोली किनारे से तमाशा देख रही होती है। अचानक पवित्र प्याले में बूंदें गिरने लगती हैं। सूरज उगता है और पूरा आसमान लाल आभा से भर जाता है। वो पुआल का गुड्डा अपने आप खड़ा हो जाता है, दैवीय ऊर्जा से भरा हुआ। तभी धरती माता स्वयं प्रकट होती हैं, देरा, जीवन और समृद्धि की देवी, जो सदियों बाद धरती पर लौटती हैं। लेओन श्रद्धा से झुकता है, हे देवी देरा, आपकी कृपा अमर रहे। देवी जवाब देती हैं, ये भूमि अपवित्र हो चुकी है, बुराई से भरी हुई। लेओन सिर हिलाकर कहता है, सच है, अनेक दुष्ट प्राणी इस दुनिया में आ चुके हैं, पर यहाँ कोई सच्ची दिव्यता नहीं बची, शायद इसलिए कि लोग अयोग्य और लोभी हो गए हैं। देरा कहती हैं, लालच और अज्ञान हमेशा पाप नहीं होते, ये इंसान की प्रकृति है। तब लेओन कहता है, तलवारबाजों के बीच अलग दिखना कठिन है, लेकिन एक सच्चा विजेता तो अपने स्वभाव से ही दिव्य होता है। मैं इन अज्ञान लोगों को ज्ञान और अनुशासन से मार्ग दिखाऊंगा, जब तक नई देवता पीढ़ी नहीं उठती। देरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बताओ क्या वरदान चाहते हो? लेओन झुककर कहता है, हे धरती की देवी देरा, कृपा करें और इस भूमि को शुद्ध कर दें। देवी हर्ष से आशीर्वाद देती हैं, हरी आभा फैलती है, मिट्टी में जीवन लौट आता है। वो कहती हैं, अब जो भी इस भूमि पर चलेगा वो तुम्हारे मार्ग का अनुयायी होगा। लेओन, एक पवित्र बूंद गिरती है, धरती शुद्ध हो जाती है। लेओन ऊंची आवाज में घोषणा करता है, देखो, ये संसार अब फिर से दिव्यता से छुआ गया है। जीवन का असली उद्देश्य है जन्म देना और फलना फूलना। उर्वर धरती ही ईश्वर के वादे का जीवित प्रमाण है। भीड़ स्तब्ध होकर ये सब देखती रहती है और तभी योंगवान बीच में टोक देता है, ये जादुई फसलें असली नहीं, जहर हैं। बस ये बात लेओन को बुरी तरह चुभती है। ठंडी हवा में उसकी आवाज गूंजती है, अपनी गंदी जुबान संभालो नीच। योंगवान भी पीछे नहीं हटता। वो सबके सामने लेओन को धोखेबाज साबित करने की ठान लेता है। वो एक जादुई परीक्षक बुलाता है जो मंत्र से फसलों की जांच करता है और फिर वहीं जम जाता है। परिणाम देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो चावल साधारण नहीं थे, बल्कि देरा देवी का आशीर्वाद प्राप्त अनमोल अनाज था, जिसे खाकर तीसरे स्तर की बीमारियां, यहां तक कि कैंसर तक ठीक हो सकता है। पूरा मैदान सन्न रह जाता है। जिन्स सू तुरंत चिल्लाता है, मुखिया के घर से बड़ा बर्तन लाओ, ऐसा चमत्कारी भोजन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने उस दैवी चावल को पकाया तो अचानक हवा में एक नीली विंडो प्रकट होती है।
उस पर लिखा था कि जिनसू की स्टेमिना और मना हर मिनट में पूरे 8 घंटे तक रिस्टोर हो रही है। जिनसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई ये तो बोतल के हिसाब से 3 मिलियन वॉन की चीज निकली। वो सच्ची में हक्का बक्का रह जाता है और हारी अंदर घुसती है, बड़े कैजुअल टोन में कहती है, अरे सुनो, मैंने एक कीड़ा खा लिया क्यूरियोसिटी में। जिनसू का चेहरा हरा पड़ जाता है। क्या, तूने कीड़ा खा लिया? लगभग उल्टी करने ही वाला था कि हारी आगे बोलती है, रुको, उस कीड़े ने मुझे बफ दिया। अब जिनसू की हालत देखकर समझ नहीं आता हंसे या रोए। मतलब अब कीड़े भी बफ दे रहे हैं। फिर दोनों को एक ही बात समझ में आती है, अगर सच में दैवी ऊर्जा पूरे इलाके में फैल गई है तो अब इस जमीन के हर जिंदा जीव, यहां तक कि कीड़े मकौड़े तक बफ्ट हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही जिनसू जोश में आकर चिल्लाता है, सारे इलाके की झाड़ पहुंच करो, जितने भी कीड़े मिले सब पकड़ो। अब हम गेट पर पूरी तरह फुल बफ्ट टीम के साथ हमला करेंगे। और इस बार हंटर एसोसिएशन की रेड टीम ऐसी आग में भर उठती है जैसे पहले कभी नहीं। पूरा दल अब दैवी जोश में मैदान में उतरने को तैयार था। जैसे ही देरा जाने की तैयारी करती है, लियोन हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देता है। आपने हमें जो दैवी प्रेम दिया है उसके लिए सदैव आभारी रहूंगा। देरा मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, बस पेट भरा रखना। हारी हैरान होकर पूछती है, ये क्या मतलब हुआ? तो लियोन चारों तरफ खड़े नॉन बिलीवर्स को समझाते हुए कहता है, भूखे पेट ना भक्ति टिकती है ना अर्थ। जीवन और वचन तभी सार्थक हैं जब उनमें दैवी शक्ति बसी हो। इतना कहकर वो तुरंत सबका ध्यान फिर से गेट मिशन पर ले आता है, क्योंकि सैनिकों ने खाना खत्म कर लिया था और अब आगे बढ़ने का वक्त था। इधर दूसरी तरफ योंगवान गुस्से से तिलमिला उठा, ये सर्वाइवर तो मेरा सारा प्लान चौपट कर रहा है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, काश ये लियोन मरा ही रहता तो सरकार को मेरा प्रपोजल मंजूर करना ही पड़ता। तभी उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। वो अपने चेले से कहता है, घबराओ मत, गेट तो आधा पहले ही क्लियर हो चुका है। वो लियोन बस एक लकी सपोर्ट टाइप बंदा है, असली लड़ाई में उसका कुछ काम नहीं। योंगवान को पूरा यकीन था इतने बेसिक मूव्स से वो अंदर वाले मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाएंगे। उधर लियोन अपनी अर्थी सेना के साथ गेट में घुसता है और तुरंत समझ जाता है ये गेट तभी बंद होगा जब फाइनल बॉस या मुख्य मिशन पूरा किया जाएगा। वो मुस्कुराता है, दिलचस्प व्यवस्था है। लेकिन हारी ने एक बात नहीं बताई थी, ये डंजन एक बार में कई दुश्मनों को झुंड में छोड़ता है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक जला हुआ कंकाल मिलता है, शायद कोई पिछला शिकार जो असफल रहा। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि यह जगह राक्षसों से ठसाठस भरी है। हारी बताती है, सामान्य मॉन्स्टर को मारने से उनकी संख्या घटती है, पर स्केलेटन, जॉम्बी या डेमन जैसे अनडेड बार बार लौट आते हैं जब तक बॉस खत्म ना हो। लियोन सिर हिलाता है, मतलब निकलने का एक ही रास्ता है, बॉस को मारो। हारी को शक होता है कि इस सबके पीछे कोई नेक्रोमैंसर है। तभी अचानक एक लाल अलर्ट बज उठता है, डंजन ब्रेक एक्टिव, 3 घंटे का टाइम लिमिट शुरू। मिशन साफ है, कमांडर नाइट डुलाहन और उसकी सेना को खत्म करना होगा। सैनिकों में सर्द हवा दौड़ जाती है। जिनसू गुस्से से चिल्लाता है, योंगवान ने हमें फंसा दिया। अब चारों ओर से कंकाल सैनिकों की लहरें बढ़ने लगती हैं। जिनसू कमांड देता है, सारे कॉम्बैट ऑप्शन टॉप रैंक्स को दो, तैयार हो जाओ। माशिक रिपोर्ट करता है, लगभग 30 तीरंदाज और 2 जादूगर दिख रहे हैं। जिनसू झट से आदेश देता है, स्नाइपर लंबी रेंज कवर करो, शील्डर फ्रंट लाइन पकड़ो। और फिर शुरू होता है एक भयावह संग्राम। तलवारों की टकराहट, चीत्कारों की गूंज और हड्डियों के टूटने की आवाजें हवा में भर जाती हैं। जिनसू सोचता है, ये ऑरेंज गेट तो लगता है किसी और लेवल का है, पर अभी तक मैनेजेबल है। तभी उसकी नजर जाती है 2 स्केलेटन मेजेस पर जो एडवांस स्पेल्स चार्ज कर रहे थे। वो तुरंत चिल्लाता है, उन पर फोकस करो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मेजेस अपने घातक जादू छोड़ देते हैं। फिर भी जिनसू किसी तरह बच जाता है। सारा क्रेडिट उसके महंगे गियर को जाता है जिसने उसे बमुश्किल सही सलामत रखा। और गाइज, अगर इस मैनहवा का नया पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जैसे ही धुआं छंटता है, फाइनल बॉस डुलाहन अपने घोड़े पर एक जबरदस्त एंट्री मारता है, इतनी ढांसू कि जिंगसू पूरी तरह से चौंक जाती है। सिर्फ एक ही वार में वो दीवार से जा टकराती है। हरी घबरा जाती है और उसका चमचा तुरंत बोल उठता है, अबे रिजर्व फोर्स को बुला लो। डुलाहन की ग्रेट स्वॉर्ड तेजी से घूमती है। जिंगसू को साफ दिख रहा है कि हालात बुरे हैं। हरी समझ जाती है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो वो मदद मांगती है लायनहार्ट के किंग लियोन से, वही आदमी जिसने एक बार किसी महान डेमन को हराया था। लेकिन लियोन बस हल्की हंसी हंसता है और बोलता है, इतनी छोटी लड़ाई मेरे लायक नहीं। अपनी इज्जत खुद कमा, किसी ढांचे पाइल ऑफ बोन्स को हराने के लिए मुझसे उम्मीद मत रख, और देवी भी इसमें दखल नहीं देंगी। ये सुनकर हरी के अंदर आग लग जाती है। टाइम निकल रहा है, लेकिन हरी को साफ दिखता है कि लियोन का ध्यान कहीं और है, डुलाहन पर। बिना देर किए हरी अपनी तलवार कसकर पकड़ती है और पूरी ताकत झोंक देती है। चल, खत्म कर ही देते हैं इस लड़ाई को। वो हवा में उछलकर बॉस पर सीधा वार करती है, लेकिन डुलाहन बड़ी आसानी से उसकी अटैक ब्लॉक कर देता है। हरी अब किसी भी कीमत पर डुलाहन को बाकी टीम से अलग करने की ठान लेती है। अचानक डुलाहन अपना सिर फेंक देता है, जिससे हरी का व्यू ब्लॉक हो जाता है, और तभी वो जोर से दीवार में जा टकराती है। लेकिन हरी हार मानने वालों में से नहीं। वो जबरदस्ती डुलाहन को अलग खींच लेती है। अब वो अपनी रॉ पावर एक्टिवेट करती है। मेरी ताकत संभालना सबके बस की बात नहीं। वो बॉस को पूरी तरह जला देती है, राख में बदल देती है और आखिरी वार की तैयारी करती है। उसे पूरा यकीन है ये वार सब खत्म कर देगा। लेकिन तभी डुलाहन अपने तलवार के ब्लंट साइड से उसका वार रोक देता है, और अब हालात पलट चुके हैं। हरी समझ जाती है कि अब वो खुद उस विशाल ग्रेट स्वॉर्ड की अगली शिकार बनने वाली है। तभी लियोन डुलाहन की तलवारबाजी देखकर दंग रह जाता है।
वो ताली बजाते हुए बोलता है, वाह, एक हाथ से इतनी जबरदस्त फाइट, लगता है तू कभी कोई शाही नाइट रहा होगा। वो मुस्कुराकर माफी भी मांग लेता है, मेरी गलती थी, तुझे बस एक और मरा हुआ लाश समझ लिया था। इसके बाद लियोन उसे खुली चुनौती देता है, चल एक असली नाइट की तरह मुकाबला करते हैं। पूरा मैदान एक पल के लिए जम सा जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब डुलाहन सच में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। वो अपने घोड़े से उतरता है और लियोन उसे पूरे सम्मान के साथ नाइट की तरह रिसीव करता है। लियोन को याद आता है कि वो तो ड्यूल स्वॉर्ड फाइटर है, तो वो कहता है, एक हाथ से नहीं, दोनों तलवारों से असली जंग होगी। डुलाहन कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। लियोन बड़ी कैजुअल अंदाज में अपनी तलवार निकालता है। तभी हरी बोल उठती है, वो नाइट तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका सिर नहीं काटा जाता। लियोन बस हल्के से मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, सिर काटना जरूरी नहीं, जीत सम्मान से तय होगी। हरी सोच में पड़ जाती है, ये आदमी आखिर जीतने का प्लान क्या बना रहा है। फिर लियोन मैदान में कदम रखता है और पूरी रॉयल स्टाइल में खुद का परिचय देता है, मैं हूं गॉडेस ऑफ लाइट एंड जस्टिस का पहला नाइट, ड्राउनिया का आर्चड्यूक और लायनहार्ट का लायन हार्टेड किंग लियोन। मैं इस द्वंद्व को आधिकारिक तौर पर शुरू करता हूं। डुलाहन बिना कोई फॉर्मेलिटी किए सीधा हमला करता है, लेकिन लियोन बस एक हाथ से उसकी तलवार रोक देता है, जैसे बच्चों का खेल हो। डुलाहन का बैलेंस बिगड़ जाता है और लियोन एक ही वार में उसे साइड में फेंक देता है। डुलाहन नजदीक से तेज वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसके हर कदम को ऐसे पढ़ लेता है जैसे कोई खुली किताब हो। एक झटके में वो पलटवार करता है, इतनी तेजी से कि सब दंग रह जाते हैं। हरी हैरान रह जाती है और जिंगसू पूछ बैठती है, अबे तूने देखा अभी क्या हुआ। हरी धीरे से जवाब देती है, हाँ, सिर्फ वही समझ पा रही है कि असल में हुआ क्या है। असल में लियोन ने चालाकी से तलवार की गार्ड हिल्ट को सही वक्त पर टाइट किया, जिससे वार का सारा वजन पलट गया। क्रॉस कट मारा, जो ज्यादातर नाइट्स करने की सोचते भी नहीं। कई सदियों बाद डुलाहन किसी सच्चे नाइट से असली द्वंद्व लड़ रहा था। वो जानता था कि ये बस अराजकता रोकने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लियोन के उस सीधे, शालीन और शेर जैसी चाल को देखकर दिल से सम्मान करने लगता है। लियोन अगला वार झेलने के लिए खुद को तैयार करता है, लेकिन फिर से एक झटके में वार रोक देता है और तीसरी बार डुलाहन को पीछे धकेल देता है। शांति से वो पूछता है, अब भी जारी रखना है। और डुलाहन उसके सामने खड़े इस आदमी में एक असली नाइट की झलक देखता है। अंदर से वो ठान लेता है, मैं इस किंग ऑफ नाइट्स के खिलाफ नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस एक सच्चे नाइट की तरह ईमानदारी से लड़ूंगा। लड़ते लड़ते उसे एहसास होता है कि वो असली शूरवीरों से लड़ना कैसा होता है। ये तो वो भूल ही गया था, वो वही एहसास जो कभी उसे गर्व से भर देता था जब वो सम्मान के साथ दुनिया में घूमता था। 10वें वार तक पहुंचते पहुंचते डुलाहन की तलवार हवा में उछल जाती है। लियोन उसे शांत भाव से देखता है और उसकी तकनीक की तारीफ करता है, बहुत सटीक वार था, लगता है तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आ गया। डुलाहन मुस्कुराता है, हल्की सी राहत के साथ। इतनी सारी लड़ाइयां बिना सम्मान के लड़ने के बाद अगर उसका श्रापित सफर ऐसे खत्म हो तो शायद यही उसका सही अंत है। लियोन हल्की मुस्कान देता है, उसे गर्व होता है कि गिरा हुआ नाइट आखिरकार अपनी इज्जत वापस पा चुका है। डुलाहन घुटनों के बल झुक जाता है और लियोन आंखें बंद करके धीरे से प्रार्थना करता है, गॉडेस ऑन ऑफ लाइट, इस योद्धा की आत्मा को शांति देना, या फिर इसे अपने स्वर्ग के भोज में जगह देना। वो आखिरी बार कहता है, उम्मीद है अगली बार देवताओं के महाभोज में फिर मुलाकात होगी। धीरे धीरे डुलाहन का शरीर फीका पड़ने लगता है और जाते जाते उसका मानवीय चेहरा सालों बाद पहली बार शांत दिखता है। गेट के बाहर जिंगसू दंग रह जाती है, सच में उसने वादा निभाया, एक असली ड्यूल से सब खत्म कर दिया। बाकी सब, यहां तक कि हरी भी, उस दैवी शक्ति को देखकर सन्न रह जाती है जिसने पूरे अनडेड आर्मी को एक झटके में मिटा दिया था। हरी जानती थी लियोन तो चाहे तो एक ही वार में सब खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो करता तो डुलाहन एक नेक्रोमेंसर की मौत मरता, ना कि एक नाइट की मौत। लियोन समझाता है, सम्मान कर्म से आता है और कर्म इच्छा शक्ति से। लड़ाई खत्म होने के बाद वो इनाम लेने बढ़ता है, लेकिन वहां सिर्फ डुलाहन की तलवार और केप बची होती है। जिंगसू लगभग बेहोश हो जाती है जब लियोन वो क्रिस्टल लूट तोड़ देता है। लियोन बस कंधे उचका देता है, बस एक अराजकता फैलाने वाली मशीन थी, कोई कीमती चीज नहीं। और बस हैनम गेट आधिकारिक तौर पर क्लियर हो जाता है। हरी के चेहरे पर थकान साफ दिखती है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा सूना। ये लियोन का चौथा दिन धरती पर, और 4 दिन में इतना कुछ हो चुका है कि हरी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है। ऊपर से टैक्स का झंझट भी। लियोन ने साफ कह दिया, मेरे लूट का एक सिक्का भी टैक्स में नहीं दूंगा, माना स्टोन से भी नहीं। मैं राजा हूं, आम लोगों की तरह सिक्के गिनना मेरे शान के खिलाफ है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है और तभी हरी नोटिस करती है, अचानक से नए फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी है। लियोन की दिव्य शक्ति से जब जमीन धन्य हो गई तो उसके भक्तों ने पूछा, महाराज अब तो बताइए, तिथि दान कितना देना होगा। लियोन ने बड़े आराम से कहा, बस अपनी फसल का 90%। सबके होश उड़ गए, क्योंकि पहले ही टैक्स और खर्चे आसमान छू रहे थे। लेकिन लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़ी शांति से कहा, सच्चे भक्तों को भूख की चिंता क्यों होनी चाहिए, देवी खुद संभाल लेंगी। वो आगे बोला कि उसका गिल्ड सबका खाना, इलाज और रहने का खर्च संभालेगा। तभी हारी ने बड़ा धमाका किया। उसने बताया कि लियोन की आशीर्वाद वाली चावल की कीमत तो आसमान छू रही है। केवल 80 किलो चावल की कीमत लगभग 1 अरब 50 करोड़ निकलती है। अब तो भक्तों ने दिमाग लगाना शुरू किया, अरे 90% देने के बाद भी तो हम करोड़पति रहेंगे। बस वहीं से सबकी आस्था पक्की हो गई। फिर हारी को समझ आया कि लियोन का रहने का हाल तो बेहाल है। बंदा अपने कमरे में एक भी पेंटिंग न देखकर पागल हो गया। बोला, मुझे तुरंत आलीशान बिस्तर, नौकर और खूबसूरत कलाकृतियां चाहिए। बेचारी हारी तो रोने की हालत में थी। रात के 2 बजे तक हर 5 तारा होटल में फोन घुमाती रही ताकि किसी तरह उसके लिए एक अच्छा सूट मिल जाए।
आखिर थक कर उसने कहा, बस भगवान अब सो जाओ प्लीज। आखिर में दोनों ने समझौता किया, कमरे में कोई एक पेंटिंग या सिरेमिक पीस टांग दिया जाए। अब की बात, हारी उसकी इजाजत लेकर नाश्ता परोसने के लिए कमरे में दाखिल होती है। लियोन कहता है, तुम भी खाओ, खाना छोड़ना पाप है। हारी को लगा, वाह आज साथ में सैंडविच खाएंगे, पर तभी लियोन ठंडे स्वर में बोला, राजा और आम लोग एक साथ नहीं खाते। उसकी उम्मीद वहीं टूट गई। आखिर में हारी बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने लियोन की आरामदायक जिंदगी और पुनर्वास के लिए पूरी सहायता देने का फैसला किया है। लियोन को आइडिया पसंद आया। उसने हारी से कहा, ठीक है तुम संभाल लो। जहां तक लूट की बात थी, लियोन को हारी पर पूरा भरोसा था। बस बोला, कपड़ा तो मैं रखूंगा। जब वो पहुंचे तो हारी ने हंटर एसोसिएशन के पास ही एक बढ़िया जगह चुनी, जहां हेलीपैड तक था। सब कुछ गुप्त मिशन की तरह चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक अजनबी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ असिस्टेंट मैनेजर हान हारी, नमस्ते। हारी तो दंग रह गई, क्योंकि पूरी बात टॉप सीक्रेट थी। वो आदमी खुद को परिचय देता है, मैं पार्क जोंग चान हूँ, डूजोंग्स फूड ऑफ द फ्यूचर का डायरेक्टर। हारी के होश उड़ गए। डूजोंग ग्रुप, जो देश के टॉप 3 चाय बॉल बिजनेस फैमिलीज में से एक है। जोंग चान ने लियोन को देखा और तुरंत पहचान लिया। अरे यही तो सर्वाइवर है। अब हारी को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन को यह बेइज्जती लगी। भाई राजा है, कोई आम बंदा नहीं। फिर हारी किसी तरह लियोन को उसके नए घर में ले गई। उसे भरोसा दिलाया कि हंटर एसोसिएशन उसका किराया और बाकी सब खर्च 1 साल तक उठाएगा। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, जब लियोन की पहचान गुप्त रखी गई थी तो ये खबर बाहर आई कैसे? सर्वाइवर की जानकारी तो हमेशा अंदर ही रखी जाती है। शुक्र है लियोन ने डायरेक्टर जोंग चान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इससे हारी की स्थिति और बिगड़ने से बच गई। फिर भी हारी सोचती रही, आखिर एक बिजनेसमैन को लियोन में इतनी दिलचस्पी क्यों? लियोन ने तो साफ कहा, इन जैसे लोगों के लिए सब कुछ बस मुनाफे का खेल है। उनके पास हाउम प्लेन्स में धान के खेत हैं। अब समझो क्यों इतनी दिलचस्पी है। आखिर में पता चला कि गलती इंटेल टीम की थी। उन्होंने ही पूरी जानकारी लीक कर दी थी।